हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। तो आज हमारा रेलवे की जो अभ्यास सीरीज़ चला रखी है हमने, उसका डे 19 है, 19वें दिन है आज इस सीरीज़ का। इसमें हम लोग जो भी रेलवे के एग्ज़ाम में अभी रिसेंट हुआ था आरपीएफ एसआई, उसके क्वेश्चन कर रहे हैं, और वो भी फुल डिटेल्ड एनालिसिस के साथ, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, खाली क्वेश्चन और इसके सॉल्यूशन नहीं। और इसकी पीडीएफ जो है तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पर से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से तुम लोग पीडीएफ इसकी जो है डाउनलोड कर सकते हो। चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं अपनी। आज हम लोग कर रहे हैं 9 तारीख की शिफ्ट पार्ट 2, जो कि शाम की शिफ्ट हुई थी 4 बजे से 5:30 बजे तक वाली। उसके 25 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ये आगे के 25 क्वेश्चन है। टोटल आरपीएफ में जो आए थे 50 क्वेश्चन रहते हैं जीके के। पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश जुलाई 2023 में यूनेस्को में फिर से शामिल हो गया है, इसका 194वां सदस्य बना है। कौन सा देश है जो कि 194th जो है वापस से सदस्य बना है यूनेस्को का? वो बना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कौन बना है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कब शामिल हुआ है? 2023 में दोबारा से शामिल हो गया है इसमें। अब यूनेस्को को देख लेते हैं। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1946 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में इसका जो है हेडक्वार्टर है। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से कितने सीजन होते हैं इंडिया में? टोटल जो इंडिया में कितने सीजन होते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से? तो कितने सीजन होते हैं इंडिया में? 4 सीजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले देख लो, आता है जनवरी से शुरू करेंगे, विंटर होता है। फिर आता है हमारा समर सीजन, मतलब गर्मी का समय आता है। फिर आता है मानसून का सीजन होता है, मानसून का समय होता है। और फिर आता है पोस्ट मानसून, मतलब मानसून के बाद का सीजन होता है, पोस्ट मानसून। अब इसके मंथ भी देख लेते हैं कौन कौन से मंथ में रहते हैं। जैसे विंटर जो शुरू होता है हमारा वो अर्लियर दिसंबर से शुरू होता है और मिड अप्रैल और या फिर लास्ट अप्रैल तक रहता है। समर जो रहता है हमारा वो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से शुरू होके समर हमारा कब तक रहता है? जून के महीने तक रहता है। फिर आता है मानसून का सीजन। मानसून कब होता है? मानसून होता है हमारा जून से लेके सितंबर के महीने तक मानसून चलता है। मानसून खत्म होने के बाद पोस्ट मानसून जो सीजन आता है वो कब होता है? वो होता है अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का पोस्ट मानसून सीजन रहता है। ये हमारे 4 जो है टोटल सीजन होते हैं। और ये आईएमडी जो है इसकी जो हुई थी इसकी रचना कह ली, एस्टेब्लिश जो फॉर्म्ड हुई थी, ये कब ये स्थापित हुई थी? ये हुई थी 15 जनवरी 1875 में। 15 जनवरी 1875 में ये जो स्थापित हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और ये जो आईएमडी है, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये किसके अंडर आता है? किसके अंडर आता है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर आता है। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के मिनिस्टर कौन है? वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसके मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, द सिंथेटिक ऑक्सिन 2,4-D, ऑक्सिन 2,4-D इज कॉमनली यूज्ड एज, जो सिंथेटिक ऑक्सिन 2,4-AD होता है ये किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है हाइबरसाइड में। कहाँ यूज होता है? ये हाइबरसाइड में यूज होता है। ये जो होता है एक सिंथेटिक ऑक्सिम होता है। ये देखो इसमें लिखा है ना, सिंथेटिक ऑक्सिम होता है ये जो होता है एक सिंथेटिक ऑक्सिम होता है। सिंथेटिक ऑक्सिन होता है। इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है, जो वीड होती है ना, वीड माल, उसकी जो है उसको, वीड जो होती है उसको कंट्रोल करना, ग्रोथ को कंट्रोल करना, वीट की ग्रोथ को कंट्रोल करने का इसका जो है मेन फंक्शन होता है। वीट की ग्रोथ को जो है कंट्रोल करना इसका जो है मेन फंक्शन होता है। और क्या होता है इसका काम? इसका काम होता है प्रिवेंट करना, बचाना फ्रूट्स एंड लीव्स के टूटने से। प्रिवेंट करना किसको? फ्रूट्स को या उसकी लीव्स को, पत्तों को गिरने से, ड्रॉप होने से। और ओल्डर या तो बाद में, सूखने के बाद, या फिर पहले, अर्लियर।
और ये प्रमोट करता है नेचुरल डिटैचमेंट को, जो भी अपने आप जो पत्ते और फूल गिरते हैं उसको। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, दक्ष बाजार परिकल्पना पूंजी परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल का आधार है। ईएमएच की वैधता का परीक्षण करने के लिए कोई यह जांच कर सकता है ऐतिहासिक डेटा सीएपीएम का खंडन करता है या नहीं। यदि ऐतिहासिक डेटा कैंप का खंडन करता है तो दक्ष बाजार परिकल्पना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ होगा। तो इसमें क्या आ जाता है, ये हो जाएगा हमारा इट वुड, ये जो होगा ये इम्प्लाई करेगा हिस्टोरिकल डेटा को, हिस्टोरिकल डेटा इज इररिलेवेंट टू मार्केट एफिशिएंसी। क्या होगा ये मार्केट एफिशिएंसी में जो भी हिस्टोरिकल डेटा है उसके लिए वेरीफाई करने के लिए होता है ये। किस वर्ष ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी ने भारत का दौरा किया था और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा करी थी। कौन से वर्ष किया गया था, ये किया गया था 1911 में। टोटल ये जो हुआ था ये 3 बार दिल्ली दरबार लगा था। ये किसकी बात करी जा रही है यहाँ पे, बेसिकली ये दिल्ली दरबार की बात की जा रही है, जो दिल्ली दरबार लगा था। टोटल ये दिल्ली दरबार हमारे भारत में कितनी बार लगा था, 3 बार लगा था। पहली बार जब लगा था दिल्ली दरबार वो लगा था उस समय क्वीन विक्टोरिया आई थी। ये जो दिल्ली दरबार जो लगता था बेसिकली ये उस समय लगा करता था, रुको पहले ये देख लेते हैं कि ये लगता क्यों था दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार जो लगता था ये लगता था राजा घोषित करने के लिए, राजा या रानी की घोषित करने के लिए, राजा या रानी जो भी होगा अब से उसकी घोषणा करने के लिए लगता था दिल्ली दरबार। और टोटल ये कितनी बार लगा है, टोटल ये दिल्ली दरबार लगा है 3 बार। कितनी बार लगा है, टोटल ये 3 बार लग गया है अभी तक। जो पहला दिल्ली दरबार लगा था, फर्स्ट टाइम लगा था 1877 में। कब लगा था पहला, 1877 में। कहाँ पे लगा था, रेड फोर्ट दिल्ली। कहाँ लगा था, रेड फोर्ट पे दिल्ली में। उस समय कौन आया था, उस समय किसकी जो है ताजपोशी हुई थी, उस समय हुई थी हमारी क्वीन विक्टोरिया की। किसकी हुई थी, क्वीन विक्टोरिया की। दूसरी बार कब लगा था दिल्ली दरबार, दूसरी बार लगा था दिल्ली दरबार दूसरी बार कब लगा था हमारा दिल्ली दरबार, दूसरी बार लगा था हमारा दिल्ली दरबार 1903 में। जब कौन आए थे, किंग एडवर्ड आया था। कौन आया था, किंग एडवर्ड आया था। और साथ में वहाँ की जो क्वीन थी, किंग एडवर्ड और क्वीन क्वीन एलेक्जेंड्रा, ये दोनों आए थे। इनकी जो है ताजपोशी हुई थी। तीसरी बार दिल्ली दरबार जो लगा था वो आखिरी जब लगा था वो लगा था 1911 में। इस समय जो है बहुत ही देश में भड़का हुआ था देश, क्योंकि इन्होंने 1905 में जो बंगाल विभाजन का जो घिनौना काम किया था उसके बाद इन्होंने दिल्ली दरबार में इतना पैसा लगा के सब सजाया वगैरह था। तो इस समय आखिरी वाले में कौन आता है, ये जॉर्ज पंचम। कौन आता है, जॉर्ज पंचम आता है और क्वीन मैरी आती है। ये आते हैं लास्ट वाले दिल्ली दरबार में, क्वीन मैरी और जॉर्ज पंचम। ये आखिरी बार लगा था। इसके बाद से जो है ये लास्ट वाले के, ये है देखो ड्राइवर से शक्ल का आदमी चोमू सा जो है ये आया, ये जो है राजा बना था। और ये सर पे गुलदस्ता पेड़ उगाने वाली झाड़ उगाने के घूमने वाली आंटी, ये हमारी रानी बनी थी उस समय। इसको जो है बॉयकॉट किया गया था। तीसरा दिल्ली दरबार जो है बॉयकॉट भी किया गया था, बॉयकॉटेड बाय। किसने बॉयकॉट किया था इसको बॉयकॉट किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। बाल गंगाधर तिलक जी ने इसको बॉयकॉट किया था। दूसरे थे लाल मतलब कि लाला लाजपत राय। दूसरे कौन थे जिन्होंने बॉयकॉट किया था इसका, वो थे लाला लाजपत राय। और तीसरे थे हमारे J.K. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। तीसरे कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और बाकी कुछ भी और भी जो है गरम दल वाले लोग थे जिन्होंने जो है इसका जो है विरोध किया था या इसको बॉयकॉट किया था। इसको बॉयकॉट करने का जो मेन रीजन था वो था 1905 में जो इन्होंने घिनौना काम किया था बंगाल विभाजन का। बंगाल विभाजन जो किया था उसकी वजह से। अगला क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी अमीनो एसिड आउट ऑफ द 22 नीडेड बाय द ह्यूमन बॉडी
आर नॉट प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसका जो क्वेश्चन है ये है, जो हमारी बॉडी में अमीनो एसिड 22 होते हैं जो कि हमारे बॉडी को जरूरी होते हैं, उसमें से कौन से जो है वो जो है नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होते हमारी बॉडी में। कितने होते हैं? वो होते हैं टोटल 8 अमीनो एसिड जो कि हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होते, वो हमें इनटेक करने पड़ते हैं सप्लीमेंट्स के थ्रू। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, दिल्ली सल्तनत सिग्निफाइज द रूल ओवर इंडिया विच कैपिटल एज दिल्ली ऑफ विच कम्युनिटी। जो दिल्ली सल्तनत थी उसने भारत पर जब रूल किया था तो दिल्ली को जो कैपिटल बनाया था वो कौन सी कम्युनिटी के थे? तो वो किस कम्युनिटी के थे? वो थे टर्की। कौन से कम्युनिटी के थे? टर्किश कम्युनिटी के थे। तो हम एक बार देख लेते हैं दिल्ली, ये जो दिल्ली क्या था हमारा, दिल्ली सल्तनत, मैं कैसे भूल जाता हूँ, एक बार हम देख लेते हैं। ये जो हमारा था जो दिल्ली सल्तनत, इस पे 5 जो है सल्तनत, दिल्ली सल्तनत पे जो है 5 डायनेस्टीज ने रूल किया था, 5 जो है साम्राज्यों ने जो है राज किया था दिल्ली पे। कौन कौन सी वो थी वो, और कौन कौन थे उनके संस्थापक, वो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है मामलुक वंश। कौन सा आता है? मामलुक वंश। मामलुक वंश, जिसे हम दूसरा क्या कहते हैं? गुलाम वंश, गुलाम डायनेस्टी। कब से कब तक रहती है ये? गुलाम डायनेस्टी कब से कब तक रहती है? 1206 से लेके 1290 तक रहते हैं। इसका जो संस्थापक था कौन था? किसने जो है इसकी वो करी थी, मतलब कि इस्टेब्लिश किया था? किसने किया था वो? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और इसका गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम। दूसरी डायनेस्टी कौन सी आती है जब ये खत्म होते हैं? इसके बाद आते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश की जो शुरुआत करी थी, इसमें ज़्यादा दिनों तक वैसे भी इन्होंने राज नहीं किया था। इन्होंने 1290 से लेके 1320 तक रूल किया था। इसका जो संस्थापक था वो था अलाउद्दीन खिलजी का अपना सगा चाचा, जिसका नाम था जलालुद्दीन। क्या नाम था इसका? जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद आता है तीसरा हमारा, तीसरा वंश था कौन सा था? तीसरा था हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश जो कब से कब तक रहता है? ये रहता है 1320 से लेके 1412 तक। 1320 से लेके कब तक रहता है? 1412 तक रहता है। इसका संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक था अल-दीन तुगलक। कौन था इसका संस्थापक? अल-दीन तुगलक रहता है इसका संस्थापक। इसके बाद आ जाते हैं चौथी डायनेस्टी जिसने रूल किया था, वो थी सैयद की। सैयद आ जाते हैं, सैयद थे। कब से कब तक थे ये सब? ये थे 1412 से लेके 1451 तक रहते हैं सैयद। इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था खिज्र खां। कौन था इसका संस्थापक? इसका संस्थापक था खिज्र खान। और आखिरी जो डायनेस्टी आती है वो आती है लोधी वंश। लोधी वंश कब से कब तक रहता है? 1451 से लेके 1526 तक। 1451 से 1526 तक रहते हैं। इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी इसका संस्थापक था। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत इसके बाद खत्म हो जाती है। अब आता है अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ चित्तौड़। गवर्नर जो चित्तौड़ का अपॉइंट हुआ था अकबर ने जब उस पर हमला किया था उसके बाद, पहले का नहीं पूछ रहा है, ये बात कर रहा है बाद में कौन हुआ था। बाद में कौन था? इसके जब अकबर ने हमला कर दिया था उससे पहले जो थे वो महाराज उदय सिंह थे वहां पे। बाद में कौन होता है? ये होता है अशफाक खान। कौन था? अशफाक खान, जो कि अकबर के अटैक करने के बाद वहां का गवर्नर बनाया जाता है। महाराज जो थे, महाराज उदय सिंह जो थे, महाराजा उदय सिंह, ये जो महाराजा उदय सिंह थे
ये कब से कब तक थे? 1522 से लेके 1572 तक। ये 12वें राजा थे किस डायनेस्टी के? मेवाड़ डायनेस्टी के। मेवाड़ डायनेस्टी के ये 12वें राजा हुए। और ये युद्ध जो हुआ था ये 1567 में हुआ था, जब 5000 से भी ज़्यादा सैनिक लेके जो है उसने आक्रमण किया था। चिट्टे ने, अकबर ने चित्तौड़गढ़ पे हमला कर दिया था। कहाँ पे हमला किया था? 5000 सैनिक लेके हमला किया था मुगल के अकबर ने। कहाँ पे हमला किया था? चित्तौड़गढ़ में। ये ना चित्तौड़ में इसने हमला किया था और 8000 से ज़्यादा राजपूतों को जो है इसने मार दिया था। और चित्तौड़ कहाँ पे पड़ता है? चित्तौड़ जो है बैराज नदी और गंभीर नदी के तट पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा सेंसस से, जो कि है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 हाउ मेनी स्टेट रिकॉर्डेड लेस देन 10 लाख पॉपुलेशन। कितनी स्टेट हैं जहाँ की पॉपुलेशन जो है 10 लाख से कम है? तो वो हमारी एक ही स्टेट है जो कि है उत्तराखंड, जिसकी पॉपुलेशन जो है 10 लाख से कम है, मतलब 10 लाख के आसपास ही अराउंड है, तो उसे उतने में उसके उसी रेंज में आ जाती है वो। अगला क्वेश्चन है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेषण एजेंसी का नाम क्या है, जिसने 2024 में वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक GCI का 5वां संस्करण जारी किया है? कौन है वो? वो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। कौन है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। और ये GCI जो है ये जो GCI है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ये जो है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में जो लॉन्च हुआ है, इसमें भारत की जो आई है नंबर, इंडिया की जो आई है वो आए हैं 98.49 आउट ऑफ 100 अब। और जो लास्ट थे इंडिया के वो थे 97.50 आउट ऑफ 100। पहले कितने थे? 97.50 आउट ऑफ 100। ये जो ग्लोबल साइबर इंडेक्स है ये कब लॉन्च हुआ था? कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 2015 में। किसके द्वारा? ITU के द्वारा। किसके द्वारा? ITU के द्वारा। किसके द्वारा? ITU। निम्नलिखित में से कौन केपलर के ग्रहीय गति के नियमों में से एक नहीं है? केपलर ने जो है टोटल 3 रूल दिए थे केपलर ने, जो कि हमारी 11th क्लास की बुक में जो है आते हैं। हमारे जो भी इंसान साइंस बैकग्राउंड से होगा उसे पता होगा केपलर के 3 रूल थे। जैसे न्यूटन्स के लॉ थे वैसे ही केपलर के लॉ थे, लेकिन वो प्लैनेटरी मोशन के बारे में थे केपलर के लॉ। तो देखते हैं कौन सा इसमें से नहीं है। सूर्य के चारों ओर का प्रत्येक ग्रह की कक्षा पर दीर्घवृत्त है जिसमें सूर्य 2 फोकस में से एक पर है। ये केपलर का फर्स्ट लॉ है। सही है, ये वाला होगा। ये जो है केपलर्स फर्स्ट लॉ है। केपलर्स फर्स्ट लॉ है ये, कि सूर्य जो है हमारे सूर्य के चारों ओर जो भी ग्रह हैं वो 2 फोकस पे स्थित हैं, जिसमें से एक फोकस पे जो है सूर्य है और दूसरे पे बाकी ग्रह जो है वो राउंड मारते हैं। सूर्य के चारों ओर ये घूमते हैं और सूर्य जो है कक्ष में एक जगह पर फिक्स है, बाकी इसके राउंड मारते हैं। इंग्लिश में जिसको लिखना है वो लिख लेना, द प्लैनेट मूव इन इलेप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन with the sun at the one of the foci and sun at one of the foci in the elliptical orbit। केपलर का सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड लॉ ये कहता है कि जितने भी ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वो सूर्य से जुड़ने वाली रेखाओं को समान समय के अंतराल पर सामान्य समय के अंतराल पर समान क्षेत्रों में फैलाती हैं। समान क्षेत्रों में क्या करती हैं? वो फैलाती हैं। कौन सेकंड में? इसमें ऑप्शन 2 क्या है हमारा? सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह की कक्षाएं समकालीन है। नहीं, समकालीन नहीं है, ये नहीं होगा। समकालीन नहीं है। किसी ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली रेखाखंड समान
समय अंतराल के दौरान समान क्षेत्रों को फैलाती हैं। ये हो गया हमारा सेकंड लॉ ऑफ केपलर का। और किसी ग्रह पर परिक्रमा अवधि का वर्ग उसकी कक्षा में अर्ध प्रमुख अक्ष के घन के समानुपात होता है। ये हो गया हमारा केपलर का थर्ड रूल। ये 3 है। ऑप्शन बी जो है इसमें रिलेटेड नहीं है। जो केपलर के जो प्लैनेटरी लॉ ऑफ मोशन थे वो जो थे वो 3 चीज पे बेसिकली डिपेंड करते थे। लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया और लॉ ऑफ पीरियड। इन 3 चीजों पे ये डिपेंड करते थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, कौन सी समीकरण दर्शाता है कि बिजली, चुंबक तत्व और प्रकाश सभी विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों की अभिव्यक्तियां हैं? कौन सा दर्शाता है? वो दर्शाता है मैक्सवेल का समीकरण। क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है मैक्सवेल का समीकरण। और मैक्सवेल ने जो है इसमें टोटल 4 जो है लॉ दिए थे। कितने लॉ दिए थे मैक्सवेल ने? 4 जो लॉ दिए थे, 4 लॉ कह लें या फिर 4 इक्वेशंस दी थी जो कि अलग अलग लोगों के इक्वेशन थ्योरम्स पे बेस्ड थी। जो फर्स्ट वाला दिया था इसने वो बेस्ड था, फर्स्ट जो था वो बेस्ड था गॉस लॉ के ऊपर। किस पे बेस्ड था? फर्स्ट वाला गॉस लॉ के ऊपर बेस्ड था। डिटेल इसकी पूछेगा नहीं, इतना डीप में नहीं जाएगा वो। हाँ, ये पूछ सकता है कि किसके ऊपर बेस्ड था, किसके ऊपर बेस्ड था। पहला जो था गॉस लॉ पे बेस्ड था। सेकंड जो था वो गॉस लॉ, सेकंड जो है बेस्ड था वो था गॉस लॉ ऑन मैग्नेटोस्टैटिक्स। सेकंड वाला बेस्ड था। थर्ड था वो बेस्ड था फैराडे के लॉ के ऊपर, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे का लॉ कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। और चौथा जो था वो था हमारा एम्पेयर लॉ। चौथा कौन सा था? एम्पेयर लॉ था चौथा। अगला क्वेश्चन आता है हमारे, दिसंबर 2023 में रेवती रेड्डी किस राज्य की जो है मुख्यमंत्री बनी है? रेवती रेड्डी जो है मुख्यमंत्री बनी है ये तेलंगाना की। कौन सी पार्टी की हैं ये? कांग्रेस की नेता हैं। कांग्रेस पार्टी की जो है ये नेता बनी है। Which of the following university is acclaimed as the Oxford of Mahayanism? कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो महायानिज्म की एक्लेम्ड की जाती है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायानिज्म वो है हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी। जिसको बनवाया किसने था? इसको बनाया था कुमार गुप्त। कौन से थे? कुमार गुप्त फर्स्ट ने जो है इसको बनाया था। कब बनाया था? 427 सेंचुरी में। कहाँ पर स्थित है ये नालंदा यूनिवर्सिटी? ये जो है राजगीर बिहार में है। कहाँ पर है ये? राजगीर बिहार में स्थित है। और इसको जो है बर्बाद किसने जलाया था? डिस्ट्रॉय किसने किया था? डिस्ट्रॉय किसने किया था इसको? ये किया था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। कब किया था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने? 1193 में। अगला क्वेश्चन आता है, इन विच स्पोर्ट डिड इंडियन प्लेयर नीतीश कुमार विन गोल्ड मेडल एट पेरिस पैरा ओलंपिक 2024? 2024 में जो नीतीश कुमार प्लेयर हैं, एथलीट हैं, उन्होंने किस कैटेगरी में जो है, किस स्पोर्ट में जो है अपना गोल्ड मेडल जीता है? तो वो कौन से इसमें खेले थे? तो इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता है वो कौन से स्पोर्ट में जीता है? ये जीता है बैडमिंटन में। किस में जीता है? बैडमिंटन में। पेरिस पैरा ओलंपिक में इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने डिफीट किया था, डिफीटेड। किसे हराया था? डैनियल बैथनल को हराया था, जो कि ग्रेट ब्रिटेन का प्लेयर है। कहाँ का प्लेयर है ये? ग्रेट ब्रिटेन का। इसको हराया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा,
जो गंगा है, फॉलोइंग ऑफ द रिवर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर में जो है ये गंगा, गोदावरी, कृष्णा और महानदी को जो है सीक्वेंस में लगाना है। तो कौन सी आएगी सबसे पहले सीक्वेंस के हिसाब से? सबसे पहले आती है गंगा, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा और फिर आती है हमारी महानदी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स इज आर नॉट करेक्ट? कौन सी फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग जो है इसमें से स्टेटमेंट गलत है? फंडामेंटल राइट्स हमारे कब आते हैं? पार्ट 3 में आते हैं, सही है। पार्ट 3 में 12 से 36 नहीं, पहला ही गलत है। लो, ये फंडामेंटल जो राइट्स हैं हमारे, ये हैं 12 से लेके 35 तक। कब तक है? 12 से 35 तक आर्टिकल है, लेकिन पार्ट 3 में है, ये सही है। लेकिन 12 से 36 नहीं है, 12 से 35 है। पहला तो रॉन्ग हो गया। दिस पार्ट इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये सही है। देयर ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट द गवर्नमेंट ऑफ लॉ इन द कंट्री एंड नॉट ऑफ इंडिविजुअल, and these are not absolute and the state can impose reasonable restriction on them. These are not absolute, ये जो absolute नहीं है, जो स्टेट होती है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जो है फंडामेंटल राइट्स पे जो है रीजनेबल लगा सकती है, ये सही है। दे आर एंड देयर ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट अ गवर्नमेंट ऑफ लॉ इन द कंट्री नॉट इन ऑफ इंडिविजुअल, ये गलत है। ये जो है आम नागरिकों के लिए है, ना कि गवर्नमेंट के लिए है। सिर्फ आम लोगों के लिए भी तो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो कौन सा गलत हो गया? फर्स्ट एंड थर्ड कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट एंड थर्ड जो है इसमें से रॉन्ग हो गया। अगला क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन? ध्यान देना, इंडियन वुमेन पूछी है जो प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। पहली वुमेन नहीं कहा है, इसने कहा है पहली इंडियन वुमेन। इंडियन वुमेन कौन बनी थी पहली? वो बनी थी सरोजनी नायडू। कौन बनी थी पहली इंडियन वुमेन? सरोजनी नायडू। कब बनी थी? ये बनी थी 1925 में। और जो फर्स्ट वुमेन अगर पूछता तो होती वो एनी बेसेंट, जो बनी थी 1917 में। और सरोजनी नायडू जी को जो है एक टाइटल दिया था महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी ने एक टाइटल दिया था इन्हें। कौन सा टाइटल था वो? वो था नाइट, NIGSTANGLE, नाइट एंजल ऑफ इंडिया। नाइट एंजल ऑफ इंडिया की जो उपाधि दी थी इन्हें, किसने दी थी? गांधी जी ने दी थी। Which government program in India aim at eradicating the poverty through employment generation in rural areas? रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए कौन सी इसमें से ऑप्शन जो है, कौन सी इसमें से जो है प्रोग्राम है जो कि गांव देहात में जो है नौकरी पेशे के लिए जो गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देने का काम करते हैं? तो कौन सा है वो है हमारा मनरेगा स्कीम। कौन सी? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक्ट जो है कब आया था? ये आया था 2005 में। ये कब लॉन्च हुआ था? ये हुआ था 2005 में। इसके तहत जो है 100 दिनों तक जो है जो भी अनस्किल्ड लेबर हैं, अनस्किल्ड लेबरों को जो है काम देने की गारंटी है। अनस्किल्ड लेबर को काम मिलेगा, इसके तहत काम मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मनरेगा स्कीम हो जाएगी। अगला आ जाता है हमारा द signatories of the पूना पैक्ट वेयर द महात्मा गांधी ग्रुप एंड। जो पूना पैक्ट हुआ था किसके बीच में हुआ था? ये क्वेश्चन है सीधा सीधा। तो ये किसके बीच में हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। किस किस के बीच में हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। कब हुआ था? ये हुआ था 24 सितंबर 1932 में। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 में हुआ था ये पूना पैक्ट। इसमें जो मेन मांग करी गई थी वो थी दलित वर्ग के लिए जो है रिजर्व्ड सीटों का प्रावधान किया जाए दलित वर्गों के लिए, अंबेडकर जी ने कहा था। और ये कहाँ पे साइन हुआ था पूना पैक्ट? एट यरवदा जेल में, जहाँ गांधी जी जो हैं वो आमरण अनशन कर रहे थे। ये यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। इसमें क्या था पूना पैक्ट के अंदर? जो भी दलित वर्ग हैं और जो उच्च वर्ग हैं, दलित वर्ग और जो उच्च वर्ग के हिंदू
हिंदू नेताओं की ओर से जो ब्रिटिश भारत सरकार की विधायिका में दलित वर्गों के लिए चुनावी सीटों का आवंटन, सीटों का जो है आरक्षण। व्हाट इज द नेम ऑफ द हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट जो कि इंडिया ने लॉन्च किया है अपने स्पेस सेंटर से, जो है उसका नाम क्या है? हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट, उसका नाम है व्योममित्र। क्या नाम है उसका? उसका नाम है व्योममित्र। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, विच स्कीम इज फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग SC ST एंड वुमेन बाय प्रोवाइडिंग लोन एट कन्फेक्शनल रेट्स। कौन सी स्कीम है? वो है हमारी स्टैंड अप इंडिया स्कीम। कौन सी स्कीम है हमारी? वो है हमारी स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इसके तहत जो है कितना तक का लोन मिल सकता है? इसके तहत जो है 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है उन जो बिजनेसेस को जहां पे SC ST या फिर वुमेन की जो पार्टनरशिप हो वो 51% हो, मतलब कि वो डिसीजन मेकिंग पावर में हो, वहां पे 1 करोड़ तक का जो है लोन ये लोगों को उपलब्ध कराएगी सरकार। अगला क्वेश्चन है, द हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हैंडेड ओवर फर्स्ट ट्विन सीटेड 2 सीट वाला जो लाइट कॉम्बैक्ट एयर फाइटर है हमारा तेजस, वो इंडिया को कब जो है पहला जो है 2 सीट वाला लॉन्च हमें हैंड ओवर किया गया है इंडिया को, एयर फोर्स को, वो किया गया है सन 2023 में। अभी 2049 या 2050 तक जो है टोटल 80 या 100 जो है ये इंडिया को मिलेंगे। इंडिया ने ऑर्डर कर रखे हैं, उसमें से एक आ गया है 2023 में, जिसका हमारे मोदी जी ने जो है वो भी किया था, शेयर भी करी थी। यूट्यूब पर वीडियो डालोगे ना तो दिख जाएगी, वो बैठे हुए हैं पीछे और ऊपर हवाओं में ही जो हाथ हिला रहे हैं। थैंक यू। आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली क्लास में मिलते हैं जो कि हमारी होने वाली है फोर्स क्लास के ऊपर, या फिर हम मोशन के जो है न्यूमेरिकल और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले करके देख लेंगे। ठीक है, मिलते हैं चलो नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।